ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवैल्यूएशन। हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म, हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दिस इज नॉट ए हैंडीवर्क ऑफ गॉड ऑन अर्थ और नॉट ए रिजल्ट ऑफ एनी ड्रास्टिक चेंज, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से नहीं बना है कि हमारे पास बहुत जल्दी में एक दिन में या 2 दिन में आ गया है। ठीक है ना, जैसे कि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल, आपको पता है कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है लंबे समय से लेकर चलती आ रही थी। इसकी जो एक फ्रीडम स्ट्रगल को हमने देखा, जो उसकी अपीयरेंस हुई 1858 में, जिसको हम स्पाई म्यूटिनी कहते हैं, उससे लेके 1947 तक जो है फ्रीडम स्ट्रगल चलते रहे। ऐसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी आहिस्ता आहिस्ता जो है डेवलपमेंट्स होती रही इंडिया में, और उन डेवलपमेंट्स के बाद जो है हमारे सामने एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में जो है एक लॉ ऑफ द लैंड जो है हमारे सामने आता है। ठीक है ना, यू नो द बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर्स। ठीक है ना, और मुगल्स एम्पायर जो थे वो कौन सा रोल था, वो मोनार्की थी। ठीक है ना, वो किंगडम थी, वो डेमोक्रेसी नहीं थी। अब ब्रिटिशर्स एक तरफ से, जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी जो सवेरेनिटी थी वो सीज हो जाती है। ठीक है ना, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आते हैं हमारी सवेरेनिटी सीज हो जाती है। और ऑन द अदर साइड क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद जब उन्होंने स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे अपने कदम जमाने स्टार्ट किए, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि बहुत सारे रेगुलेशंस, बहुत सारे एक्ट्स जो है उनको पास किया। ठीक है ना, और वो जो रेगुलेशंस थे, वो जो एक्ट्स थे, साइड बाय साइड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए जो उन्होंने पास किए एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, वो एक्ट्स जो है उनसे बहुत सारी ऐसी चीजें हमें यहाँ इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई, और वही चीजें जो हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उनको उसमें काफी हेल्प मिली। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में जो है 1600 AD में आए। 1600 ईस्वी में ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आते हैं एज ए ट्रेडर्स, ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया एज ए ट्रेडर्स। ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है हिंदुस्तान में, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि सबसे पहले जब वो आते हैं तो वो एक कमर्शियल पर्पज से आए थे। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने कदम जो है वो जमाने स्टार्ट किए, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में, यहाँ के मिलिट्री अफेयर्स में, यहाँ के जो है सिविल जस्टिस अफेयर्स में उन्होंने जो है अपनी इंटरफेरेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो बनाने लगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने 1765 में, 1765 में फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ऑब्टेन्ड द राइट ऑफ दीवानी, है ना, दीवानी का राइट ऑब्टेन किया। किससे? यहाँ के उस टाइम के जो रूलर थे, he was, जो इंडिया के जो उस टाइम के रूलर थे, शाह आलम, मुगल एम्पायर थे शाह आलम। शाह आलम जो है he granted right to दीवानी to the company after the victory of the battle of बक्सर, है ना। जब बैटल ऑफ बक्सर मुगल हार जाते हैं, उसके बाद कुछ जो है टैक्स प्रोवाइड करते हैं, रेवेन्यू टैक्स देते हैं। किसको? ब्रिटिशर्स को। कौन देता है? मुगल्स देते हैं। उसी को कहा जाता है राइट, उसको जो है दीवानी कहा जाता है, राइट अवर रेवेन्यू। ठीक है, और ये रेवेन्यू राइट जो था ये बंगाल का था, बिहार का और उड़ीसा का, 3 प्रोविंस जो हैं वहां से क्या होता है कि राइट टू दीवानी जो है वो जो है ले लेते हैं, और वहां से जो है टैक्स जो है वो करते हैं। ठीक है, नो उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिशर्स आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कुछ एक्ट्स लाए। एक तरफ से ब्रिटिशर्स अपने जो कदम थे वो मजबूत कर रहे थे, हिंदुस्तान में, इंडिया पे अपने कदम जमा रहे थे, अपना कंट्रोल जो है उसको बढ़ा रहे थे। ठीक है ना, दूसरी तरफ जो है, जो हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसके साथ साथ जो चीजें वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे, कुछ रेगुलेशंस ला रहे थे, कुछ रूल्स ला रहे थे, तो वो जो है वो रूल्स, वो रेगुलेशंस जो है वो सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है ना, देखिए जो होल ब्रिटिश पीरियड है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कंपनी रूल। ठीक है ना,
कंपनी रूल जब 1600 में कंपनी आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे लेके 1857 तक, ठीक है ना। 1857 का नाम आपने सुना होगा, जिसको स्पाई म्यूटनी हम कहते हैं या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ब्रिटिशर्स के आने से लेके फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस तक का जितना भी पीरियड है, इसको हम कंपनी रूल कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद का जो पीरियड है उसको कहते हैं क्राउन रूल, ठीक है ना। उसके बाद जो इंडिया था, जिसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, इट वाज डायरेक्टली केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, सॉरी ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है ना। तो जब वो ब्रिटिश एम्पायर के क्राउन के कंट्रोल में चला जाता है तो उसको क्राउन रूल कहते हैं, ठीक है ना। तो आज हम जो है यहाँ पे कंपनी रूल पर डिस्कस करेंगे कि कंपनी ने किस तरीके से जो है यहाँ रूल किया, किस तरीके से अपने कदम जमाए, ठीक है ना। एज आई सेड दैट कि कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट टाइम केम इन इंडिया एज ए ट्रेडर्स, ठीक है ना, ओनली फॉर द कमर्शियल पर्पस, ठीक है ना। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे ट्राइड टू grab the powers in India. They tried to obtain the civil and administrative affairs. The first act which was passed by the company, that was the Regulating Act. ठीक है ना. The Regulating Act was passed in 1773. ठीक है ना. 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, ठीक है ना. रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आती है तो आके जो है परमिशन लेती है यहाँ पे मुगल एम्पायर से, परमिशन लेने के बाद जो है यहाँ पे काम स्टार्ट करती है, लेकिन उनके जो फंक्शंस थे वो रेगुलेट नहीं हुए थे, कोई रेगुलर फंक्शंस नहीं थे, ठीक है ना. कोई जो है कोई डिफाइंड लॉ नहीं था उसके लिए, ठीक है ना. फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि 1773 में 1773 में कंपनी जो है वो अपने फंक्शंस को रेगुलेट करती है, ठीक है ना, अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली कंट्रोल करती है, अपने अफेयर्स को जो है वो रेगुलेट करती है, ठीक है ना. और फर्स्ट टाइम क्या होता है, इट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ठीक है ना. कंपनी के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो फर्स्ट टाइम जो है रिकॉग्नाइज होते हैं, ठीक है ना. यहाँ पे क्या होता है, इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन हम देखते हैं, ठीक है ना. एक तरीके से जो है एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनती है रेगुलेटिंग में, ठीक है ना. क्योंकि उससे पहले जो कंपनी के रूल थे वो क्या थे, कंपनी जो है वो अपने तरीके से बिजनेस करती थी, ठीक है ना. कोई कंपनी का जो ऑफिशियल है वो प्राइवेट बिजनेस करता था, कोई ऑफिशियल जो है वो किसी तरीके से करता था. लेकिन इस बार जो ये एक्ट आया पहला, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फंक्शंस को रेगुलेट किया और हर अधिकारी को, कंपनी के हर फर्द को ये कहा गया कि आप कोई भी प्राइवेट बिजनेस नहीं करेंगे, आप जो भी बिजनेस करेंगे वो अंडर द शेडो ऑफ द कंपनी रूल करेंगे, ठीक है ना. और इन फंक्शंस को रेगुलेट किया गया, ठीक है ना. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस एक्ट में आई, रेगुलेटिंग एक्ट में, इसका नाम ही रेगुलेटिंग एक्ट है, वो क्या है कि इट डिजाइन द गवर्नर ऑफ बंगाल टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है ना. गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, वही जो कंपनी का हेड था बंगाल में कमर्शियल पर्पस के लिए जो कंपनी एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है. तो गवर्नर ऑफ बंगाल को नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है ना. और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो लॉर्ड वरन हेस्टिंग बने. कौन बने, लॉर्ड वरन हेस्टिंग, ठीक है ना. और इनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ऑफ 4 मेंबर्स, 4 लोग इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, ठीक है ना. इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास एंड गवर्नर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है ना. आप देखिए बॉम्बे में और मद्रास में भी गवर्नर्स थे कंपनी के, ठीक है ना. अब वो जो बॉम्बे के और मद्रास के जो गवर्नर्स थे, उन गवर्नर्स को सबऑर्डिनेशन में लाया गया. किसकी सबऑर्डिनेशन में लाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. क्योंकि आपने सुना होगा कि जो बंगाल था, इट वाज द एपिसेंटर ऑफ ब्रिटिशर्स एक्टिविटीज. इनिशियली जो ब्रिटिशर्स ने अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट की हैं वो बंगाल से की हैं, ठीक है ना. और क्या होता है कि पहले 3 जगहों पे इनके गवर्नर थे, बंगाल में था, बॉम्बे में था और मद्रास में था. अब क्या होता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उसका डेजिग्नेशन चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर काम करना पड़ता था, ठीक है ना.
ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इस रेगुलेटिंग एक्ट में आई। उसके बाद क्या होता है, एक कोर्ट स्टेब्लिश होता है, सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश होता है कलकत्ता में 1774 में, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि राइट टू दीवानी तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स को मिल चुका था, कंपनी को मिल चुका था। अब उन्होंने क्या किया कि एक कोर्ट स्टेब्लिश किया 1774 में, जो है कलकत्ता में, बंगाल में कोर्ट स्टेब्लिश किया गया कि वो क्या करेंगे, लॉ एंड जस्टिस के मैटर्स जो है उनको भी देखेंगे, स्पेसिफिकली कंपनी के इन कनेक्शन विद बिजनेस एंड कमर्शियल अफेयर्स एंड जनरली फॉर अदर मैटर्स, सिविल मैटर्स, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें, इस रेगुलेटिंग एक्ट में प्रोहिबिट किया गया प्राइवेट मेंबर्स को, कंपनी के सर्वेंट्स को, कि वो कोई भी प्राइवेट बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या होता है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था ये बनाया गया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज एस्टैब्लिश्ड। व्हाट वाज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक बॉडी थी, इट वाज ए बॉडी ऑफ सिविल सर्वेंट्स टू कंट्रोल आवर रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है ना। सिविल मिलिट्री अफेयर्स में और रेवेन्यू अफेयर्स पे कंट्रोल जो करता था, इसको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्ट है जो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है ना। ये विलियम पिट्स के नाम से है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अब ऊपर वाले एक्ट में आपने देख लिया कि क्या होता है कि कंपनी के फंक्शंस को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। कंपनी जो अपने मतलब एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसको जो है रेगुलेट किया जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। कंपनी जो है वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, रेगुलेट करने की कोशिश करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट द पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है कि जो फंक्शंस थे उनको डिस्टिंग्विश किया गया। देखिए पहले हमारे पास ब्रिटिशर्स ने जो बनाया था, इट वाज ओनली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था, वो फंक्शंस देखता था, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू फंक्शंस। अब यहाँ पे एक और बॉडी बनाएगी, दैट वाज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन सी बनाएगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स को देखता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स को देखता था और दूसरी साइड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो कमर्शियल अफेयर्स को देखता था, ठीक है ना। यानी उनको क्लासिफाई किया गया, फंक्शंस को क्लासिफाई किया गया, पॉलिटिकल फंक्शंस को और नॉन पॉलिटिकल यानी कमर्शियल फंक्शंस को, ठीक है ना। और पहले जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, ठीक है ना। और पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार जो इंडिया की जो टेरिटरी थी उसको ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश पोसेशन कंसिडर किया, ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया, बिकॉज यू नो इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। और वो कॉलोनीज का दौर था, जो यूरोपियन पावर्स थी, यूरोपियन बिग पावर्स थी, वो हर कोई अपनी अपनी कॉलोनीज के लिए जो है वो दौड़ रहा था, हर कोई कॉलोनीज की रेस में था। उस टाइम बैलेंस ऑफ पावर को बैलेंस करने के लिए कॉलोनियलिज्म ही एक जो है सबसे बड़ा मेथड था, ठीक है ना। और जो बिग पावर्स थी यूरोप की, वो कॉलोनीज बनाती थी, हर कोई, जैसे ब्रिटिशर्स अपनी कॉलोनीज बनाता, स्पेन जो है, फ्रांस जो है कॉलोनीज की दौड़ में आ गया था, ठीक है। पुर्तगेज जो है अपनी कॉलोनीज जो है एस्टेब्लिश कर रहे थे पूरी वर्ल्ड में, स्पेसिफिकली अफ्रीका में और एशिया में और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश की जो इंडिया जो कॉलोनी बन चुका था, उसमें पहली बार इस एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में, ब्रिटिशर्स ने इंडियन टेरिटरी को ब्रिटिशर्स पोसेशन जो है डिक्लेयर किया गया, यानी उसको ब्रिटिश का हिस्सा मान लिया गया, ठीक है ना। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है ना। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुका था पहले, वारन हास्टिंग। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के डेजिग्नेशन को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इससे ये पता चलता है कि अब ब्रिटिशर्स जो है आहिस्ता आहिस्ता दे कंट्रोल्ड ओवर द इंडियन टेरिटरी, और पूरे इंडिया में जो है उनकी जो है जो प्लानिंग थी, उनके जो इरादे थे पूरे इंडिया में कंट्रोल करने के, वो यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना, ऑन द वन साइड। ऑन द अदर साइड हम अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट देखेंगे, उसमें जो न्यू रूल्स, न्यू रेगुलेशंस हमारे पास आते हैं, वो हम जो साथ साथ में देखते जा रहे हैं, ठीक है ना। नाउ उसके बाद एक और एक्ट है इंपॉर्टेंट 1853 का, ठीक है ना। इसको बोलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो है काउंसिल बनाई गई, और ये सारी चीजें जो हुई।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है रिवॉल्ट हो जाता है, 1857 का रिवॉल्ट हो जाता है, जिसको हम स्पाई म्यूटिनी कहते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इस रिवॉल्ट के बारे में हम जो है, और इसके बाद का, क्योंकि इसके बाद का जो पीरियड है वो क्रोन का रूल है, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले कंपनी का रूल था। अब रिवॉल्ट के बाद जो जो फेलियर रिवॉल्ट था, सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक बात है कि अब यहां से इस रिवॉल्ट से पता चल जाता है कि इंडियंस जो है दे आर एग्रेसिवली वेटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। और इस रिवॉल्ट के बाद बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको इंस्पिरेशन मिली, ठीक है ना। जैसे आप भगत सिंह को देखते हैं, राजगुरु सुखदेव को देखते हैं, अशफाकुल्लाह को देखते हैं, हमारे जो पुराने फ्रीडम फाइटर्स थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, उनको इस 1857 का जो ये रिवॉल्ट था, इससे काफी उनको इंस्पिरेशन मिली, और उन्हें लगा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने इलीगली ऑक्युपाई किया हमारे टेरिटरी को, और हम जो है इस इलीगल ऑक्युपेशन को जो है इससे हम आजादी चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, ठीक है ना। और जब ये रिवॉल्ट फेल हो गया, कुछ वजूहत थी जिनकी वजह से जो ये रिवॉल्ट फेल हो गया, और उसके बाद जो ब्रिटिश कंपनी का रोल था ये डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में चला गया, ठीक है ना। इंडिया को ब्रिटिश का एक हिस्सा माना गया, ठीक है, और इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, जिसको हम क्राउन रोल कहते हैं। और फर्स्ट एक्ट जो है क्राउन रोल में वो है 1858 का, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है ना। ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके।